तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 14 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की जलवायु यानी कि क्लाइमेट ऑफ झारखंड इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास झारखंड की जलवायु। जैसा कि आपको पता है, अगर हम लोग झारखंड का मैप लें तो ये कुछ इस कदर होगा। अगर इसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है कि अगर झारखंड में सबसे न्यूनतम तापमान वाला अगर कोई रीजन है तो आपका क्षेत्र की बात की जाए तो वो आपका पाट क्षेत्र है। ये पाट क्षेत्र में सबसे कम तापमान झारखंड में देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम लोग पार्टिकुलर कोई प्लेस की बात करें तो वो आपका लातेहार में पड़ता है, यानी कि पाट रीजन का ही भाग है, वो है आपका नेतरहाट। तो नेतरहाट में सबसे कम तापमान देखने को मिलता है, जो कि -7 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो एरिया में देखें तो आपका पाट क्षेत्र है सबसे न्यूनतम तापमान वाला, और पार्टिकुलर प्लेस की बात करें तो आपका नेतरहाट है, जो कि -7 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं अगर झारखंड में सर्वाधिक तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान अगर एरिया देखें तो वह है आपका, मतलब पार्टिकुलर प्लेस देखें तो वह है आपका जमशेदपुर। और अगर सर्वाधिक तापमान वाला अगर ज़िला देखें तो वह है आपका पलामू ज़िला, जिसको मेदिनीनगर भी कहा जाता है। तो इसमें 4 पॉइंट पढ़े हम लोग अभी तक। पहला है न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र, तो वह है आपका पाट क्षेत्र। वहीं न्यूनतम तापमान वाला अगर पार्टिकुलर कोई प्लेस कोई जगह देखे तो पाट क्षेत्र में एक प्लेस है नेतरहाट, जिसका तापमान -7 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं सर्वाधिक तापमान वाला अगर क्षेत्र देखें तो वह है आपका जमशेदपुर, और सर्वाधिक तापमान वाला अगर ज़िला देखें तो वह है आपका पलामू मेदिनीनगर। ठीक है, जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में है, और अगर ज़िला की बात करें सर्वाधिक तापमान में तो आपका पलामू है। इसके बाद देखिए, न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला अगर कोई ज़िला है तो वह है आपका पलामू। पलामू में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, और वहीं अगर झारखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला ज़िला की बात करें तो वो ज़िला है आपका हजारीबाग। तो हजारीबाग में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, वहीं सबसे कम रेनफॉल पलामू में होता है अगर हम लोग औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो। वहीं झारखंड में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला अगर कोई क्षेत्र देखा जाए तो वह है आपका पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र दो चीज़ में आएगा, सबसे कम तापमान वाला रीजन में भी पाट क्षेत्र है, और सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र की बात की जाए तो वो भी आपका पाट क्षेत्र है। और वहीं न्यूनतम वार्षिक जो वर्षा वाला कोई क्षेत्र है तो वो आपका चाईबासा का प्लेन है। ठीक है, चाईबासा का प्लेन, चाईबासा के प्लेन को हम लोग संजय एवं खड़गई का मैदान भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग देखिए, झारखंड का सबसे अधिक तापमान वाला रीजन वो है पाट क्षेत्र। अगर हम लोग पार्टिकुलर प्लेस की बात करें तो वो आपका नेतरहाट है, और वहीं अगर सर्वाधिक तापमान की बात करें वाला जो क्षेत्र है वो आपका जमशेदपुर है, और सर्वाधिक तापमान वाला ज़िला आपका मेदिनीनगर है, यानी कि पलामू। वहीं अगर न्यूनतम औसत वर्षा वाला ज़िला देखें तो आपका पलामू है, और अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला ज़िला हजारीबाग है। और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र आपका पाट रीजन है, यानी कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका पाट क्षेत्र है, और न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला अगर कोई क्षेत्र है तो आपका चाईबासा का प्लेन है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक पॉइंट और बताया जाता है कि हम लोग अगर झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई क्षेत्र की बात करें तो वो आपका पाट क्षेत्र हो गया। लेकिन वर्तमान में अब IMD यानी कि इंडियन मानसून डिपार्टमेंट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो आपका पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो ये हम लोग जब क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन और एडेप्टेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका पाकुड़ होगा। लेकिन अगर झारखंड की जलवायु की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पाट रीजन होगा, और ज़िला में हजारीबाग होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। इसके अलावा देखिए, लू एंड कोल्ड वेव यानी कि शीतलहरी क्या होती है। लू और जो शीतलहरी है यानी कि कोल्ड वेव,
इससे प्रभावित जो क्षेत्र कौन कौन से हैं झारखंड में उसको देखिए। जो आपका लू और शीतलहरी है इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर इसी को टेम्परेट साइक्लोन प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। कहने का अर्थ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ, और टेम्परेट साइक्लोन यानी कि देखिए हम लोग जब साइक्लोन की बात करते हैं चक्रवात की, तो चक्रवात आपका दो तरह का होता है। एक है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक है आपका टेम्परेट साइक्लोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो जो आपका लू और जो कोल्ड प्रभावित यानी कि शीतलहरी वाला क्षेत्र है इसको हम लोग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर टेम्परेट साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये झारखंड का कौन सा रीजन है वो देखिए। तो झारखंड का जो उत्तरी बाहरी पठार है जिसके अंतर्गत हम लोग गढ़वा उच्च भूमि, पलामू उच्च भूमि, आपका छतरपुर का मैदान, हम लोग चतरा का पठार, कोडरमा और गिरिडीह का पठार, और ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी बाहरी पठार का उत्तरी कगार, इन सभी को हम लोग शामिल करते हैं उत्तरी बाहरी पठार के अंतर्गत। तो जो आपका उत्तरी बाहरी पठार है यहाँ पे पूरा देखने को मिलता है इस रीजन में, यहाँ से पूरा ये आपका जो राजमहल पहाड़ी है, तो राजमहल पहाड़ी के पश्चिम भाग तक जो एरिया है वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ या फिर शीतोष्ण चक्रवात या फिर लू या फिर कोल्ड वेव का इफेक्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लोग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र जो है इसका अगर पूर्वी भाग देखें तो पूर्वी भाग में ये प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उत्तरी बाहरी पठार के संपूर्ण भाग में और साथ ही साथ राजमहल पहाड़ के पश्चिमी भाग में लू, कोल्ड वेव, शीतलहरी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और टेम्परेट साइक्लोन का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए ये वाला जो एरिया बताया जा रहा है ये पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है, ये वाला आपका रांची हजारीबाग पठार का उत्तरी कगार है। ये आगे देखिए लू का अर्थ क्या होता है। लू का अर्थ है हॉट एंड ड्राई विंड। हॉट यानी कि गर्म, ड्राई यानी कि सूखा, विंड जो हवा होता है इसको हम लोग लू कहते हैं। अब देखिए अगर लू अगर देर तक चलेगा तो कहने का मतलब है कि मानसून लेट से आएगा। ये क्या कहने का अर्थ है वो देखिए। लू जो है वो एक लू और जो कोल्ड वेव है ये आपका एक स्थानीय पवन है, और जो हीट वेव है ये आपका मौसमी घटना है। कहने का अर्थ ये है कि यदि लू और जो कोल्ड वेव है ये दोनों तो स्थानीय पवन है, ये हम लोग जान गए, यानी कि ये लोकल एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि जो हीट वेव है ये आपका मौसमी घटना है। कहने मतलब ये मौसम के अनुसार ही देखने को मिलता है। जैसे कि लू के कारण हीट वेव हो सकता है, तो लू अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसके कारण हीट वेव हो जाएगा। तो ये मौसम संबंधी घटना है हीट वेव। अभी आपको बताया जा रहा था कि लू क्या है वो हम लोग जान गए कि लू का अर्थ है कि हॉट एंड ड्राई विंड। तो अगर हॉट यानी कि गर्म रहे और ड्राई विंड यानी कि सूखा जो हवा रहे इसको हम लोग बोलते हैं लू। अगर लू जो है वो देर तक चलता है यानी कि लू जो है वो काफ़ी लेट तक चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मानसून लेट से आएगा। और अगर लू अगर जल्दी समाप्त हो जाएगा तो कहने मतलब मानसून जल्दी आएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि झारखंड में और पूरे भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो लगभग लगभग 15 जून के आसपास में होता है। ठीक है, तो अगर जून के अगर जून में अगर लू का जो एंड होगा यानी कि लू जो समाप्त होगा जून तक चलेगा, और जून आधा हाफ जून तक चलेगा लू, और अगर वो समाप्त हो गया तो फिर मानसून जो है वो टाइम पे आएगा। वहीं अगर जो लू है ये जून को भी क्रॉस कर गया और जुलाई तक लू चलता ही रह गया तो ऐसे में जो मानसून है वो फेलियर कहलाता है। कहने का मतलब है मानसून लेट से आएगा। लू जल्दी जाएगा तो मानसून जल्दी आएगा, लू लेट तक चलेगा तो आपका मानसून भी लेट में आएगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा भी बताया गया था कि जो लू है लू का अर्थ है हॉट एंड ड्राई विंड। ठीक है, कोल्ड वेव यानी कि शीतलहरी का अर्थ है कोल्ड एंड ड्राई विंड यानी कि ठंडी और सूखा जो पवन है इसको हम लोग कोल्ड वेव बोलते हैं, जबकि गर्म और जो सूखा हवा है इसको हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, जो आपका कोल्ड वेव है इसका एक और डिफिनेशन बनता है कि कोल्ड वेव जो है विदिन 24 आवर्स में यानी कि 24 घंटे के भीतर में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक या फिर इतना जो तापमान में अगर कमी हो गया, कहने का मतलब है 24 घंटे के अंदर अभी तापमान ठीक ठाक था, 24 घंटे के अंदर अंदर ही तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया तो उसको बोलेंगे ये आपका कोल्ड वेव है।
वहीं अगर हीट वेव की बात करें तो हीट वेव जो है वो 24 घंटे में अगर 5 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी अधिक जो तापमान में वृद्धि हो जाएगी तो इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। तो लू क्या है, तो हम लोग समझ गए हैं, ये आपका हॉट एंड ड्राई विंड है। कोल्ड वेव क्या है, तो आपका कोल्ड एंड ड्राई विंड है। ये 24 आवर्स में अगर 5 डिग्री जो तापमान कम हो जाए या इससे अधिक तापमान कम हो जाए तो इसको हम लोग कोल्ड वेव कहते हैं। वहीं जो हीट वेव है ये आपका 5 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान बढ़ जाए ज़्यादा तो इसको हम लोग हीट वेव कहते हैं। और लू और जो आपका कोल्ड वेव है ये दोनों स्थानीय पवन है, जबकि हीट वेव जो है ये आपका मौसमी घटना है। तो यहाँ तक ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं ये मेनली 5 तरह के कारक होते हैं। तो किसी भी जगह के जो जलवायु है तो इसको प्रभावित करने वाले 5 तरह के कारक देखने को मिलते हैं। पहला तो है आपका ऊंचाई यानी कि एल्टीट्यूड। दूसरा कारक है आपका वन यानी कि फॉरेस्ट। तीसरा कारक है वो है आपका सागर यानी कि ओशियानिक। चौथा है आपका नदी या फिर डेल्टा यानी कि रिवर या फिर डेल्टा। और जो आपका पांचवा कारक है वो है आपका महाद्वीपीयता प्रभाव यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। तो महाद्वीपीयता प्रभाव यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट ये आपका कारक है। तो किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक है एल्टीट्यूड, फॉरेस्ट, ओशियानिक, रिवर या फिर डेल्टा या फिर कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट, ये 5 कारक हैं। और वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। ये झारखंड का मैप है। इसमें हम लोग जाने थे कि ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं अपलिफ्टेड पार्ट रीजन। इस वाले को बोलते हैं रांची हजारीबाग का पठार यानी कि अपलिफ्टेड सेंटर प्लेटियो। ऊपर वाले को हम लोग उत्तरी बाहरी पठार कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी बाहरी पठार कहते हैं। ठीक है, इस वाले रीजन को हम लोग संथाल प्रज्ञा उच्च भूमि कहते हैं। और ये बीच वाला जो इलाका है इसको हम लोग दामोदर बराकर बेसिन कहते हैं। तो इस रीजन में उत्तरी जो बाहरी पठार है यहाँ पे आपका महाद्वीपीयता प्रभाव देखने को मिलता है यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट देखने को मिलता है ऊपरी बाहरी पठार में। और ये जो ऊपरी बाहरी पठार है तो यहाँ पे जो महाद्वीपीयता प्रभाव है कहने का अर्थ ये है कि गर्मी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगा और ठंडा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। इसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीयता प्रभाव। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, यानी कि सरफेस है तो कोई भी सतह है जो सरफेस है वो जल्दी ठंडा होता है और वो जल्दी गर्म होता है। और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ये महाद्वीपीयता प्रभाव है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग पाट क्षेत्र की बात करें, ये है आपका पाट रीजन। तो पाट क्षेत्र में 2 तरह का प्रभाव काम करता है झारखंड में। एक तो आपका ऊंचाई प्रभाव, यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई प्रभाव भी काम करता है, और एक आपका वन प्रभाव। तो ये ऊंचाई प्रभाव और ये वन प्रभाव दोनों यहाँ के जलवायु को डिसाइड करते हैं पाट रीजन में। वहीं अगर हम लोग रांची हजारीबाग पठार की बात करें यानी कि अपलिफ्टेड सेंटर प्लेटियो, तो यहाँ पे ऊंचाई प्रभाव काम करता है। इस वाले रीजन में आपका जो है ऊंचाई प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए जो आपका नीचे वाला एरिया है ये दक्षिणी बाहरी पठार। तो दक्षिणी बाहरी पठार में 2 तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। पूर्वी भाग में यानी कि जो पूर्वी जमशेदपुर वाला पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका है यानी कि जमशेदपुर का एरिया और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, इन सभी एरिया में आपको सागरीय जल प्रभाव जो है सागरीय प्रभाव ये देखने को मिलता है यानी कि सागर के निकटता होने के कारण। वहीं जो आपका पश्चिमी आपका बाहरी पठार है यहाँ पे आपका वन प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं जो आपका गंगा नदी के सहारे ये ऊपर वाला इलाका है संथाल प्रज्ञा यानी कि जो राजमहल क्षेत्र का जो पूर्वी और जो पश्चिमी भाग है स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे आपका नदी और डेल्टा प्रभाव देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ से गंगा नदी फ्लो हो रही है। इसके अलावा देखिएगा ये आपका दामोदर बराकर बेसिन और ये नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि जामताड़ा हो गया, धनबाद हो गया, आपका बोकारो हो गया, इन सभी इलाकों में अर्ध महाद्वीपीयता प्रभाव देखने को मिलता है। कहने मतलब यहाँ पूरा महाद्वीपीयता प्रभाव नहीं मिलता है बट अर्ध महाद्वीपीयता प्रभाव देखने को मिलता है। तो किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक हैं, जिनमें से जो 4-5 कारक है वो झारखंड के जलवायु को भी डिसाइड करते हैं
और झारखंड के जलवायु में हम लोग देखें कि उत्तरी बाहरी पठार में अलग तरह का प्रभाव है, पूर्वी भाग में अलग तरह का प्रभाव है। जो आपका बाहरी पठार है यहाँ पे पूर्व की साइड में सागरीय प्रभाव है, जबकि पश्चिमी बाहरी पठार में आपका वन का प्रभाव है। पार्ट रीजन में ऊंचाई प्रभाव और वन प्रभाव दोनों है, जबकि हजारीबाग और रांची पठार में आपका ऊंचाई प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि जो झारखंड की जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 4 हैं। तो इन चारों कारक को यानी कि फैक्टर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका ऊंचाई, सबसे पहले है आपका अक्षांश। अक्षांश कहने का अर्थ है लैटिट्यूड। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से आपका विषुवत रेखा क्रॉस होता है। ऊपर में 23.5 डिग्री आपका कर्क रेखा और नीचे में 23.5 डिग्री आपका विषुवत रेखा क्रॉस होता है। ये जो 23.5 डिग्री है इससे आपका यहीं पे आपका भारत लोकेटेड है, और जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से क्रॉस करता है। और यहीं पे देखते हैं भारत में आपका झारखंड भी है, और झारखंड से भी आपका कर्क रेखा यानी कि कैंसर रे जो है 23.5 डिग्री वो आपका क्रॉस होता है। तो जो अक्षांश है, अक्षांश के तहत हम लोग बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है वो झारखंड को 2 भागों में डिवाइड करता है। दिन ऐसे में यहाँ पे सालों भर सापेक्षिक रूप से उच्च सूर्यताप प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो झारखंड में जो सूर्यताप है वो सापेक्षिक रूप से सालों भर मिलता है। दिन ऐसे में झारखंड में उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि झारखंड में सालों भर उच्च सूर्यताप मिलता है। क्यों? हम लोग जानते हैं कि जो सूर्य का जो डिवीज़न है वो कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में ही वो वहाँ पे लंबवत पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद अगर हम लोग मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो यहाँ पे जो सूर्य का जो प्रभाव है या फिर जो सनलाइट है वो बहुत ना की मात्रा में पहुँचता है। तो झारखंड में सूर्यताप जो सालों भर मिलता है, इस कारण झारखंड में जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसके बाद देखिए आपका सेकंड जो कारक है वो है ऊंचाई। तो ऊंचाई के बारे में बताया गया है कि जो छोटानागपुर का जो पठार है इसकी जो एवरेज ऊंचाई है ये आपका 150 से लेके 100 मीटर के मध्य में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो छोटानागपुर पठार का जो ऊंचाई है ये भी थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ पे जो तापमान है वो कम रहेगा। तो ऐसे में तापमान यहाँ पे कम होता है। तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, एक पॉइंट हम लोग जानते हैं, एक है आपका नॉर्मल लैप्स रेट। तो नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? देखिए जब अगर हम लोग 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो ऐसे में आपका जो है 6.4 डिग्री सेल्सियस वो नीचे गिर जाता है। कहने का अर्थ है कि हम लोग 1000 मीटर ऊपर गए तो ऐसे में जो तापमान है वो आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ बताया जा रहा है कि जो छोटानागपुर पठार है इसका जो एवरेज जो हाइट है, ठीक है ना, छोटानागपुर पठार का एवरेज जो हाइट है वो 1000 से लेके मतलब कि आपका 1500 मीटर है लगभग, ठीक ना। यहाँ पे हल्का मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे 150 नहीं होगा बल्कि 1000 मीटर से लेके आपका 1500 मीटर के मध्य में पाया जाता है ये छोटानागपुर पठार, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग हाइट अगर देखें पार्ट रीजन की तो वो आपका 900 से लेके 1100 मीटर है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा वाला क्षेत्र है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ऊंचाई में बढ़े तो 1000 मीटर अगर ऊपर गए तो ऐसे में आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो कम हो जाता है। इसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी कि सामान्य ह्रास दर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो आपका पारसनाथ पहाड़ जो कि 1365 मीटर है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग पाट क्षेत्र की बात करें तो वो आपका 900 से 1100 मीटर के मध्य में है। वहीं अगर हम लोग रांची हजारीबाग पठार की बात करें जो कि आपका 600 मीटर पाया जाता है। जबकि जो बाहरी पठार की बात करें जो कि उत्तरी बाहरी पठार और दक्षिणी बाहरी पठार, इसका जो एवरेज हाइट है वो आपका 300 से लेके 400 के मध्य में पाया जाता है अप्रोक्स, ठीक है ना। तो सबका जो हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में सबका जो तापमान वहाँ पे जो तापमान जो है ऊंचाई के कारण यहाँ पे कम मिलेगा ही मिलेगा। तो तापमान कम मिल रहा है कहने का मतलब वहाँ का जलवायु को डिसाइड कर रहा है आपका ऊंचाई भी, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3rd नंबर, वो है समुद्र से दूरी। तो अगर समुद्र से दूरी रहेगा तो ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। वो कैसे? वो देखिए
तीसरा अगर हम लोग फैक्टर की बात करें यानी कारक की, तो वो है आपका समुद्र से दूरी। तो कहने का अर्थ है समुद्र से दूरी ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, वो देखिए, झारखंड जो है पूरा लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ इसके अगल बगल में एक भी महासागर या फिर सागर नहीं देखने को मिलते हैं। झारखंड के बगल में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि समुद्र से जो दूरी है ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे, वो देखिए, ग्रीष्म काल में दक्षिण पूर्व से, ठीक है ना, दक्षिण पूर्व से कहने का अर्थ है कि जो आपका सिंभू वाला एरिया है ये आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, तो ये दक्षिण और आपका ये दक्षिण पूर्व वाला इलाका हो गया, ठीक है ना। तो ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मी में दक्षिण पूर्व से यानी कि सिंहभूम से उत्तर पश्चिम यानी कि जो है पलामू गढ़वा, तो पलामू गढ़वा के साइड जाने पर जो तापमान उसमें कमी आती है। बट जो सापेक्षिक जो आर्द्रता है और जो औसत वर्षा है इसमें कमी आती है। कारण क्या है कि समुद्र से दूरी। कहने का अर्थ क्या है, वो देखिए, ये आपका दक्षिण पूर्व है और ये आपका उत्तर पश्चिम है। तो अगर इधर से हम लोग इधर गए, इस ओर गए, तो ऐसे में क्या होता है, तो इधर जाने पे जो तापमान वो बढ़ जाता है। कहने का अर्थ इधर आपका तापमान कम है और यहाँ जाने पे जो आपका है तापमान वो बढ़ गया है ना। इधर जाने पे तापमान आपका बढ़ जाता है। वहीं एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि बट इधर से अगर हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो तापमान तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता है और जो औसत वर्षा है इसमें कमी आती है। इस वाले रीजन में आपका सापेक्षिक आर्द्रता ज़्यादा रहेगा, इस वाले रीजन में आपका वर्षा ज़्यादा होगा। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका वर्षा की मात्रा जो है वो कम होने लगेगी और आपका जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो भी आपका ह्यूमिडिटी कम होने लगेगा। तो दो पॉइंट बताया गया है। एक पॉइंट बताया गया है कि दक्षिण पूर्व से अगर आप उत्तर पश्चिम की ओर जाइएगा, कहने का अर्थ है कि आप सिंहभूम वाले इलाके से पलामू गढ़वा की ओर जाइएगा तो आपका तापमान जो है वो उसमें वृद्धि दिखने को मिलता है। बट जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें कमी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो आपका वर्षा है इसमें भी कमी देखने को मिलती है। और इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है सागरीय प्रवाह, ठीक है ना, यानी कि ओशियानिक इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये तो कंडीशन हम लोग देखे गर्मी में, यानी कि ग्रीष्म काल में ऊपर जाने पे ये कंडीशन बनता है। अब हम लोग शीतकाल में देखते हैं, यानी कि ठंडा में। जबकि शीतकाल में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर जो तापमान है उसमें कमी आने लगती है। कहने का अर्थ क्या है, जब हम लोग गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी में अगर हम लोग इधर से इधर गए, ठीक है ना, तो गर्मी में इधर से इधर गए तो तापमान आपका जो है वो बढ़ जाता है, वर्षा आपका कम हो जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता आपका कम हो जाता है। ये हम लोग देखे ग्रीष्म काल में, इन समर में। वहीं अगर हम लोग शीत ऋतु की बात करते हैं, अगर हम लोग शीत ऋतु में इधर से इधर हम लोग जाते हैं शीत ऋतु में, है ना, तो विंटर सीजन में हम लोग इधर गए यानी कि विंटर में। तो विंटर सीजन में जाने पे क्या होता है कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पे जो तापमान है उसमें कमी आने लगती है। कहने का मतलब है कि ठंडा के दिनों में इधर ज़्यादा तापमान है, इधर ज़्यादा तापमान है, और धीरे धीरे जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे तापमान जो है वो कम होने लगता है, ठीक है ना। यहाँ जो तापमान है वो कम होने लगती है, जबकि नीचे में आपका ठंडा के दिनों में तापमान ज़्यादा होता है। बस यही पॉइंट आपको समझना था, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है, गर्मी, ये समुद्र से दूरी के कारण हो रहा है। तो समुद्र से दूरी के कारण दो प्रभाव देखे, एक हम लोग देखे समर सीजन में और एक हम लोग देखे विंटर सीजन में। गर्मी के दिनों में जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपका सापेक्षिक वर्षा जो है, मतलब सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगा, वर्षा की मात्रा ये भी कम हो जाएगी, बट जो तापमान है वो बढ़ने लगेगा। लेकिन जब विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में जो आपका है दक्षिण पूर्व से अगर हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो ऐसे में जो तापमान का जो मात्रा है वो घटने लगेगा, लेकिन गर्मी के सीजन में बढ़ने लगेगा। वहीं इसके अलावा एक चीज़ और दिया हुआ है कि झारखंड में दक्षिण पूर्वी भाग में, कहने का अर्थ है इस वाले भाग में मेनली पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और जो पंच परगना का मैदान है, यहाँ पे सालों भर जो है वो सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा सापेक्षिक रूप से अधिक पाई जाती है। कहने का अर्थ है इस वाले रीजन में
इस वाले रीजन में आपका एक तो हो गया ये पूर्वी सिंहभूम, ये सरायकेला खरसावां, और ये आपका पंच परगना का मैदान, जिसको हम लोग संजय एवं खरकई का मैदान भी कहते हैं। यहाँ पे जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता है वो आपका सालों भर जो है वो उच्च पाई जाती है, यानी कि ज़्यादा पाई जाती है। एंड और जो तापमान है यहाँ पे तापमान विचलन पाई जाती है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे तापमान में जो है वो ना कभी मॉडरेट होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। तो तापमान यहाँ पे चेंज होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे सालों भर जो है आर्द्रता वो उच्च पाई जाती है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका समुद्र से निकटता। तो यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पे अलग देखने को मिल रहा है। तो ये वाला जो रीजन है ये आपका समुद्र से निकटता है, इस कारण से ऐसा देखने को मिलता है, जबकि इन सभी रीजन में समुद्र से दूरी है, इस कारण से इधर ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो समुद्र से दूरी, इसमें भी जलवायु प्रभावित होती है, और समुद्र से नज़दीकी, इससे भी जलवायु प्रभावित होती है। इसके अलावा देखिए, जब हम लोग समुद्र से दूर जाते हैं तो गर्मी के दिनों में अलग तरह का तापमान या जलवायु देखने को मिलता है, और ठंडा के दिनों में यानी कि विंटर सीजन में अलग तरह का तापमान देखने को मिलता है। ये हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं। इसके अलावा देखिए, सागर से दूरी के कारण जो झारखंड का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ पे चरम जलवायु यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, एकदम चरम पे हो जाएगा। तो आपका उत्तरी पश्चिमी भाग है, ये आपका उत्तर है, ये आपका पश्चिम है। तो ये वाला जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, यहाँ पे सागर से दूरी होने के कारण झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में एकदम चरम जलवायु यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना, गर्मियों में, ठीक है। जबकि शीतकाल में यहाँ की बात की, यहाँ पे गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा होगा, एकदम चरम पे होगा, ठीक ना। वहीं अगर शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में सापेक्षिक रूप से निम्न तापमान पाया जाता है। तो अगर गर्मियों में बात करें तो यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे रहेगा, हाई। वहीं अगर शीतकाल की बात करें तो तापमान यहाँ पे सापेक्षिक रूप से जो है वो कम पाया जाता है, जिसे हम लोग महाद्वीपीयता प्रभाव भी कहते हैं, ठीक ना। बिकॉज जो लैंड है यानी कि जो धरती है, सतह है, ये जल्दी ठंडा होता है और ये जल्दी गर्म होता है। तो देखिए, जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि जो आपका उत्तरी पहाड़ी पठार वाला इलाका है और जो आपका राजमहल जो पहाड़ है, तो राजमहल पहाड़ का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग की बात नहीं करें, केवल पश्चिमी भाग और उत्तरी पहाड़ी पठार, यहाँ पे आपका महाद्वीपीयता प्रभाव पड़ता है, यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। ऐसे में क्या है कि जो सतह है, जो सरफेस है, ये जल्दी ठंडा भी होता है और ये जल्दी गर्म भी होता है। तो ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, एकदम तापमान बहुत कम हो जाएगा, और वहीं गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, यानी कि तापमान जो बहुत बढ़ जाएगा, यानी कि एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, अपने चरम पे पहुंच जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आपका महाद्वीपीयता प्रभाव के कारण ऐसा देखने को मिलता है, ठीक ना। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं पवनों की दिशा। तो पवनों की दिशा क्या है? पवनों की दिशा के कारण भी हम लोग जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो देखिए, जैसा कि हम लोग इसमें दो तरह सीजन की बात करते हैं। फिर से एक है आपका समर सीजन यानी कि ग्रीष्मकाल में, और एक आपका विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु में बात करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप बढ़िया से याद कीजिएगा। अगर नीचे से ऊपर गए हम लोग, ये वाला लाइन, तो नीचे से ऊपर गए तो ऐसे में क्या है, जो आपका औसत वार्षिक वर्षा है इसमें कमी आएगी, ठीक है ना। फिर नीचे से ऊपर गए हम लोग तो जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता है इसमें भी कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि सागर से बढ़ती हुई दूरी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सागर से निकटता है यानी कि नज़दीक में है, इस कारण पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ये पंच परगना का मैदान है, यहाँ पे सालों भर सापेक्षिक रूप से अधिक वर्षा मतलब आर्द्रता पाई जाती है, समुद्र से निकटता होने के कारण। जबकि ऊपर में आपका ऊपर जाने पे ये कम हो जाएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देखिए, नीचे से जब हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि दक्षिण पूर्व से हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो औसत जो तापमान है, औसत तापमान में भी वृद्धि होता है, ये भी हम लोग जान गए हैं। जबकि अगर हम लोग शीतकाल में बात करें तो शीतकाल में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर जो तापमान है वो वृद्धि होने लगता है। कहने का अर्थ है, ठंडा में इधर आपका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ऊपर में आपका जो तापमान है इस ओर आपका तापमान कम रहेगा, और इस ओर जो आपका तापमान है वो ठंडा के दिनों में ज़्यादा रहेगा। तो इधर से इधर आएंगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये केवल शीतकाल में देखने को मिलता है। वहीं इसके अलावा अगर हम लोग देखें, अगर विंटर सीजन की बात करें यानी कि इन विंटर सीजन यानी कि शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में क्या है, देखिए ये आपका झारखंड का मैप है,
इसमें ये वाला जो रीजन दर्शाया जा रहा है ये आपका पाट क्षेत्र का उत्तरी कगार है। ये आपका रांची हजारीबाग पठार है, तो इसका जो हजारीबाग पठार है इसका उत्तरी कगार है। ये आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में ये है आपका लौटती मानसून, जिसको हम लोग शीतकालीन मानसून कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं। इसी को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को शीतकालीन मानसून और इसी को लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। इससे क्या है कि ये जब मानसून नीचे की ओर ऐसे लौटता है तो ऐसे में क्या है कि इस वाले रीजन में तापमान जो है वो कम पाया जाएगा और इस वाले रीजन में तापमान आपका ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। कहने का अर्थ है यहाँ पे ज़्यादा ठंडा मिलेगा और यहाँ पे ज़्यादा हल्का सा इसके सापेक्ष रूप से इसमें थोड़ा सा कम ठंडा मिलेगा, ठीक है ना। ये केवल विंटर सीजन की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे उत्तर पूर्वी मानसून है, तो उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ पे दिखते हैं, तो जो आपका सागर में जो पवनों की दिशा है वहीं से हम लोग डायरेक्शन निर्धारित कहते हैं। तो यहाँ जो बताया जा रहा है उत्तर पूर्वी मानसून, ये तो आ रहा है उत्तर से आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग बोल रहे हैं उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये बे ऑफ बंगाल में इसका डायरेक्शन उत्तर पूर्व रहा होगा, इस कारण से इसको हम लोग उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। तो जो आपका लौटती हुई मानसून है इसको हम लोग उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। जो आपका लौटती हुई मानसून है इसी को हम लोग बोलते हैं शीतकालीन मानसून, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग ये कहते हैं। तो विंटर सीजन में आपका ऊपर वाले भाग में जो है जो तापमान वो कम रहेगा और नीचे वाले भाग में जो तापमान है वो सापेक्षिक रूप से थोड़ा सा हाई रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग पॉइंट समझ चुके हैं कि पहले तो हम लोग जाने कि किसी भी जलवायु को प्रभावित करने वाले 5 कारक होते हैं। पहला है एल्टीट्यूड, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है ओशियनिक प्रभाव, चौथा है रिवर या फिर डेल्टा प्रभाव और पांचवा है आपका कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट। और झारखंड की जलवायु को भी प्रभावित करने वाले 4 कारक है। एक आपका अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड, दूसरा है ऊंचाई यानी कि हाइट एल्टीट्यूड, तीसरा है आपका समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी में भी हम लोग 2 कंडीशन जाने, एक आपका विंटर सीजन में, एक हम लोग समर सीजन में जाने। वहीं जो आपका समुद्र से निकटता होती है तो इसका भी प्रभाव जलवायु में पड़ता है, वो भी हम लोग जान गए। इसके अलावा हम लोग पवनों की दिशा के बारे में जाने, इसका भी 2 कंडीशन देखे, एक समर सीजन में और एक हम लोग विंटर सीजन में। तो ये हम लोग जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग जान गए। हम एक मैप के माध्यम से ये वाला जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप फिर से समझिएगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पे जो आपका सापेक्षिक आर्द्रता है उसमें कमी आने लगती है, नीचे ज़्यादा आर्द्रता और ऊपर में कम होगा। वहीं नीचे से ऊपर जाने पे जो आपका औसत वार्षिक वर्षा है इसमें भी कमी आती है, ये भी हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा देखिए नीचे से ऊपर जाने पे जो औसत जो तापमान है इसमें भी वृद्धि होती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसे में जो शीतकाल में अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए तो औसत तापमान में वृद्धि होगा। कहने का अर्थ इधर आपका ज़्यादा ठंडा और इसके कंपेरिजन में इधर थोड़ा सा कम ठंडा होगा शीतकाल में। तो ये वाला पॉइंट हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने थे कि इन सब का कारण क्या है, इन सब का पीछे का जो कारण है वो आपका सागर से बढ़ती हुई दूरी है, ये हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग जाने थे कि जो आपका सामान्य ताप ह्रास दर है, कहने का अर्थ है कि झारखंड की जो जलवायु है इसको ऊंचाई भी प्रभावित करती है। तो जैसे कि हम लोग 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो ऐसे में 6.4 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम हो जाता है, जिसको हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, ये हम लोग जान गए हैं। इसके बाद हम लोग जो है वो इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हम लोग पवनों की दिशा देख रहे थे, तो पवनों की दिशा हम लोग 2 तरह से देखे, एक हम लोग विंटर सीजन में और एक हम लोग समर सीजन में देखे। अब देखिए पवनों की दिशा के बारे में उसका लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, वो क्या क्या है देखिए। प्रारंभिक ग्रीष्मकाल, तो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल है जिसको हम लोग मतलब कि अप्रैल से मई के बीच में देखते हैं। तो जो आपका प्रारंभिक ग्रीष्मकाल होता है यानी कि अप्रैल से मई के बीच में, तो ऐसे में जो झारखंड का बाहरी पठार है, झारखंड का जो बाहरी पठार है, कहने का अर्थ है कि उत्तरी जो बाहरी पठार है यहाँ पे, और राजमहल जो पहाड़ है इसका जो पश्चिमी भाग है, बताया गया था ना कि राजमहल का ये पहाड़ है, इधर आपका पूर्वी भाग, इधर पश्चिमी भाग, तो इस वाले भाग में, और ये आपका झारखंड का उत्तरी बाहरी पठार है इस वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो है वो शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु, तो वो आपका शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। अब देखिए ग्रीष्म काल के उत्तरार्ध में यानी कि वर्षा काल,
ठीक है ना। प्रारंभिक ग्रीष्म काल आपका अप्रैल से मई तक, और ग्रीष्म काल के उत्तरार्ध यानी कि वर्षा काल में जो संपूर्ण छोटा नागपुर जो पठार है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल की शाखा से यानी कि बंगाल की जो खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा से वर्षा मिलती है। ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, वर्षा प्राप्त होता है। इससे पहले बताया गया था आपको कि जो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल है, यहाँ पे झारखंड का जो बाहरी पठार है और झारखंड का जो राजमहल पहाड़ी है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे कैसी जलवायु मिलती है, तो आपका शुष्क एवं उष्ण जलवायु मिलती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है आपका उत्तरी पश्चिमी उष्ण एवं शुष्क पवनों के द्वारा। तो उत्तरी पश्चिमी उष्ण एवं शुष्क पवनों, कहने का अर्थ है लू, इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो इन सभी के कारण वहाँ पे आपका उष्ण एवं शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखिए कि जो वर्षा काल है, यहाँ पे छोटा नागपुर जो पठार है, ये पूरा बे ऑफ बंगाल की शाखा से वर्षा प्राप्त करती है। इसके बाद हम लोग देखिए कि सामान्यतः जो मानसूनी वर्षा की जो मात्रा है, वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर घटती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि ऐसे नीचे से हम लोग ऊपर गए तो यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी, बट इस वाले रीजन में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, ये घटती है। इसका अपवाद है केवल पाट क्षेत्र। कहने का अर्थ हम लोग इधर से इधर गए, ठीक है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा वर्षा, यहाँ पे कम वर्षा, लेकिन ये पाट क्षेत्र यहाँ पे है, यहाँ पे भी ज़्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्योंकि पाट क्षेत्र में आपका ऊंचाई प्रभाव भी है और यहाँ पे वन प्रभाव भी है, ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना। वहीं देखिए पाट क्षेत्र है जो वो आपका बंगाल और अरब सागर, ये दोनों शाखा का दो, मतलब अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी, ये दोनों ब्रांचेस है, यानी कि दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करती है। तो जो आपका ये पाट क्षेत्र है, ये पाट क्षेत्र आपका ये वाला, ये आपका बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा प्राप्त करती है और ये आपका अरब सागर तरफ से भी वर्षा प्राप्त करती है। साथ ही साथ पाट क्षेत्र में ऊंचाई भी प्रभाव भी काम करता है, साथ ही साथ पाट क्षेत्र में आपका वन प्रभाव भी काम करता है जलवायु के प्रभावित करने में। तो ये सभी पाट क्षेत्र में होता ही है। इसके अलावा देखिए हम लोग पाट क्षेत्र में ऊंचाई प्रभाव और जो वन प्रभाव, इससे भी पाट रीजन में सापेक्षिक रूप से अधिक वर्षा होती है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो ऑटर प्लेट्यू है, खास करके जो उत्तरी भारी पठार, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन यानी कि जो आपका शीतोष्ण चक्रवात है, इसके कारण फुहारों वाली वर्षा होती है। तो टेम्परेट साइक्लोन के कारण उत्तरी भारी पठार में फुहारों वाली वर्षा होती है एंड वहाँ पूरे एरिया में ठंडी एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे कैसा जलवायु मिलेगा, तो ठंडी एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए हम लोग बात करते हैं शरद काल की, यानी कि अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच वाले एरिया को हम लोग शरद काल कहते हैं। तो शरद काल में झारखंड को जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग यानी कि इधर वाला पंच परगना का मैदान, सरायकेला खरसावां और जो आपका पूर्वी सिंहभूम है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न जो होने वाली जो बे ऑफ बंगाल में उत्पन्न होने वाली जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है, इससे यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, यानी कि कन्वेंशनल जो रेनफॉल होता है। तो शरद काल में यानी कि जो आपका अगस्त से अक्टूबर वाला जो टाइम है, तो ऐसे में पंच परगना मैदान, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग झारखंड का, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। तो ऐसे में कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी कि संवहनीय वर्षा। इसके बाद देखिएगा हम लोग, एक होता है आपका प्रारंभिक ग्रीष्मकाल। प्रारंभिक ग्रीष्मकाल जिसको हम लोग मानसून पूर्व काल भी कहते हैं, जो कि आपका मार्च से लेके मई के बीच में होता है। तो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल मार्च से मई के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है कि झारखंड का जो पूर्वी भाग है, खास करके जो राजमहल हिल का जो पूर्वी भाग, ठीक है ना, ये है आपका राजमहल पहाड़ी, इसका पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग में आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला होगा और पूर्वी भाग में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो राजमहल का जो पूर्वी भाग है, ये दामोदर बराकर बेसिन और रांची हजारीबाग पठार का जो पूर्वी भाग है, साथ ही साथ जो पंच परगना का मैदान है और साथ ही साथ जो सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इन सभी का जो भाग है, यहाँ पे स्थानीय संवहनीय तरंगों के द्वारा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ साथ संवहनीय वर्षा होती है।
कहने का अर्थ है जो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल होता है यानी कि मार्च से लेके मई के टाइम वाला जो पीरियड होता है, इसमें झारखंड का जो पूर्वी भाग है, जो भी रीजन का बात याद किए हैं, जैसे कि हम लोग राजमहल पहाड़ी का पूर्वी भाग, दामोदर बराकर बेसिन, रांची हजारीबाग पठार, पंचपरगना का मैदान, सरायकेला खरसावां का पूर्वी सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम का ये जो भाग है, यहाँ पे स्थानीय संवहनीय तरंगों के साथ बिजली और चमक के साथ बादलों की गरज मुलक के साथ यहाँ पे वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, जिसे मानसून पूर्व वर्षा भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसी को हम लोग मानसून पूर्व वर्षा को ही हम लोग काल बैसाखी भी कहते हैं, ठीक ना। तो काल बैसाखी यानी कि मानसून पूर्व वर्षा, काल बैसाखी और मानसून पूर्व वर्षा, ये सभी हम लोग एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका प्रारंभिक ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है, इसको हम लोग काल बैसाखी या फिर इसी को हम लोग मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। और ये जो वर्षा होती है, इसमें सामान्यतः ओलावृष्टि ये भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये वर्षा कभी कभी ओलावृष्टि के रूप में भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम लोग काल बैसाखी की बात करें, यानी कि प्रारंभिक ग्रीष्मकाल में जो वर्षा होती है, इसको हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। और ये आपका इन सभी रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, काल बैसाखी की अगर हम लोग विशेषता की बात करें तो विशेषता कुछ इस प्रकार होगा। काल बैसाखी को हम लोग, पहला पॉइंट, मानसून पूर्व वर्षा भी कहते हैं इसको। तो मानसून पूर्व वर्षा, इसी को हम लोग काल बैसाखी कहते हैं। और झारखंड में इसको आंधी कहा जाता है, वो भी हम लोग जान गए। जो काल बैसाखी जो है, इसमें मूसलाधार वर्षा होगी, ठीक ना। और ये जो वर्षा होगी मेनली ये दोपहर के बाद होगा। और ये जो वर्षा है, कभी कभी ये हेल यानी कि हिम के रूप में, कभी कभी ये ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म के रूप में, और इन सभी के रूप में ये देखने को मिलती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग जो है हेल और हेल स्टॉर्म की बात करें, तो हेल का जो अर्थ है, ठीक है ना, हेल का अर्थ जो है वो आपका हिम के रूप में होता है। और ओलावृष्टि यानी कि हेल स्टॉर्म का अर्थ जो होता है, इसमें ओलावृष्टि भी होगी, साथ ही साथ जो वायु होगा, विंड होगा, इसका उच्च वेग होगा। तो हेल स्टॉर्म का अर्थ है वायु का उच्च वेग और आपका ओलावृष्टि। और हेल का अर्थ है हिम। तो काल बैसाखी में यानी कि मानसून पूर्व जो वर्षा होती है, इसमें जो वर्षा होती है ये आपका हेल और आपका हेल स्टॉर्म के रूप में होगा। और हेल का अर्थ है आपका हिम यानी कि बर्फ़ के रूप में होगा। और हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि का अर्थ है यहाँ पे वायु का उच्च वेग होगा और आपका ओलावृष्टि भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगर काली बैसाखी की बात करें, तो काल बैसाखी जो है वो इस प्रकार की जो वर्षा होती है, इसका जो नेचर होता है ना, वो स्थानीय स्तर का होता है। कहने का अर्थ ये बड़े लेवल पे नहीं होगा, ये छोटे से एरिया में होगा, ठीक है। आगे देखिए, हेल स्टॉर्म ये आंधी होता है। आंधी किसका होता है? तो ये हिम का आंधी होता है, यानी बर्फ़ का आंधी होता है, ना कि धुआं का, ये धूल मिट्टी का, ठीक है ना। तो डस्ट का ये आंधी नहीं होगा, बल्कि हेल स्टॉर्म जो है वो आंधी होता है हिम का, यानी कि बर्फ़ का आंधी होता है। और इसमें वायु का जो है वो उच्च वेग होगा और ओलावृष्टि होगी खतरनाक। इस सब को हम लोग फील कर चुके हैं, ठीक है ना। तो काल बैसाखी क्या है ये भी हम लोग जान गए हैं। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख लिए हैं। साथ ही साथ झारखंड की जो जलवायु है, इसको भी प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग देखें कि जो प्रारंभिक ग्रीष्मकाल है, इसमें जो उत्तरी बारी पठार और राजमहल जो पहाड़ी है, इसका जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पे शुष्क एवं उष्ण जलवायु पाई जाती है। कारण है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पे जो वर्षा की मात्रा घटती है, लेकिन इसका अपवाद है पार्ट रीजन, क्यों है वो भी हम लोग जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग जाने कि जो आपका बारी पठार है, वहाँ पे जो आपका टेम्परेट साइक्लोन है, कहने का अर्थ है आपका जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इसके कारण फुहारे वाली वर्षा होती है, ये भी हम लोग जाने। इसके अलावा पूरे एरिया में जो आपका ठंडी एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इन सभी रीजन को हम लोग डिटेल से समझ चुके हैं। तो ये हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। कि जैसे हम लोग सबसे पहले जलवायु से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता था वो हम लोग जाने। फिर हम लोग लू और जो आपका कोल्ड वेव क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में जाने। इसके बाद झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे, अक्षांश है, ऊंचाई है,
समुद्र से दूरी, ये हम लोग देखिए पवनों की दिशा के बारे में हम लोग पढ़े। पवनों की दिशा के बारे में जो शब्दावली बन सकता है इंपॉर्टेंट ये हम लोग पढ़े। साथ ही साथ जो प्रारंभिक ग्रीष्म काल में जो वर्षा होती है जिसको हम लोग मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं, और यही आपका काल बैसाखी भी है। फिर हम लोग काल बैसाखी की विशेषताएँ पढ़े। तो ये हमारा मानसून का मतलब सॉरी क्लाइमेट का ये पहला क्लास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग झारखंड की ऋतुएं यानी कि सीजन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।